हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कपूर इंस्टीट्यूशन में। मेरा नाम है केतन और आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे से बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ईजीली वे से पढ़ सकते हैं। ओके, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्टेज किए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 12 and business study topic. Okay, the name of this topic is scientific management. So please listen it carefully. Meaning, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट करता है डिस्कार्ड ओल्डर टेक्निक्स, ट्रेडिशनल अप्रोचेस की ओल्ड टेक्निक्स को हमने ख़त्म करते चलना है और उसकी जगह पर न्यू टेक्निक्स को हमने अडॉप्ट करते चलना है। सेकेंडली, FW टेलर हमें ये भी बताते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें किसी भी काम को बिफोर हैंड, कोई भी काम को एनालाइज करना है, उसकी छानबीन करनी है कि क्या कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि क्या कोई डिसीजन हमारे लिए किस तरह का रहेगा। हमने वो भी कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी एनालाइज करना है, उस सिचुएशन को एनालाइज करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन FW टेलर के बारे में। इनका जो लाइफ टाइम था वो 1856 के अंदर इनका बर्थ हुआ था एंड 1950 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो अभी इनके लाइफ टाइम के अंदर हम पढ़ते हैं कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, द फुल नेम ऑफ FW टेलर इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कई बार चिल्ड्रन हमारे एग्जाम के अंदर ये भी आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? FW टेलर। ओके, सो FW टेलर इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर हैज कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द लेबर टू चीफ इंजीनियर। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था चिल्ड्रन लेबर्स की पोस्ट से। कब? 1878 के अंदर। ओके, और ये अपने हार्ड वर्क के कारण 1884 के अंदर सेम कंपनी, द नेम ऑफ दिस कंपनी इज मिडवेल स्टील कंपनी इन USA। ठीक है, USA के अंदर मिडवेल कंपनी के अंदर ये लेबर की पोस्ट से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और चीफ इंजीनियर बन गए थे। सिर्फ कितने ईयर्स के अंदर? ओनली एंड ओनली 6 ईयर्स। ओके, एंड स्ट्रिक्टली ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, सिर्फ अपने हार्ड वर्क, अपने मेहनत के बलबूते पर ये लेबर से चीफ इंजीनियर बन गए थे। ओके, और इनकी अचीवमेंट्स क्या थी? कई बार इनकी अचीवमेंट्स एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूछता है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने माइंड के अंदर कि 1903 के अंदर इन्होंने अपना एक पब्लिश किया था रिसर्च पेपर जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। ओके, इनका नाम था शॉप मैनेजमेंट, इनके रिसर्च पेपर का। एंड 1911 के अंदर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, किस नेम से? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चिल्ड्रन ये थी इनकी अचीवमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो वेरी फर्स्ट फीचर इज सिस्टमैटिक अप्रोच। इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट इस बात को एंश्योर करता है चिल्ड्रन कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं वो सिस्टमैटिक मैनर से कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट इस बात को एंश्योर करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर से कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंडली, ब्रिंग्स मेंटल चेंज। ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स, ओके, दोनों का माइंड सेट कर देता है। माइंड सेट कैसे? एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि अगर वो कंपनी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी के ओनर क्या सोचते हैं कि अगर वो ओनर हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट इन दोनों का माइंड सेट कर देता है। किस तरह से? जिसके लिए एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स दोनों बेटर प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट की जगह पर ये दोनों मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर स्ट्रेस करते हैं जो कि कंपनी का मेन मोटिव है। ओके, मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? मेन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, और उनका मेन गोल क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, दोनों के माइंड सेट कर देता है, दोनों का माइंड सेट। ओके, थर्ड वन इज डिस्कार्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेस, इसके अंदर ओल्डर टेक्निक्स को हम लोग रिमूव करते चलते हैं और उसकी जगह पर न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करते चलते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल, इसके अंदर ओल्डर अप्रोचेस को खत्म कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह पर न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है। न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं चिल्ड्रन, जिसका मेन एम होता है अपने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है, जिसका मेन मोटिव होता है अपने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, डे बाय डे इंक्रीज करना। एंड द फिफ्थ पॉइंट इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम अपनी एफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। हम अपनी एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं टाइम स्टडी से, मोशन स्टडी से एंड फटीग स्टडी से। कौन कौन सी स्टडी से कर सकते हैं चिल्ड्रन, एक तो हम लोग कर सकते हैं टाइम स्टडी से, मोशन स्टडी से और फटीग स्टडी से हम लोग अपने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये क्या होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको अपनी टेक्निक्स ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ओके, उसके अंदर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं टेक्निक्स के अंदर। यस, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट अब हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर वेरी फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, थंब अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन कि हमने रिमूव करना है ओल्डर अप्रोचेस को, पुरानी टेक्निक्स को हमने खत्म करते चलना है एंड अडॉप्ट करना है न्यू अप्रोचेस को। ओके, उसकी जगह पर हमने न्यू अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है, जिसके कारण हमारा काम क्या हो सके, सिंपलियर, ईजियर एंड क्विकर। हमारा काम बहुत जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, जल्दी, फास्टली, क्विकर मीन्स फास्टली एंड सिंपलियर, ईजियर, ईजियर मतलब बहुत आसानी से हमारा कंप्लीट, जो हमारे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो बहुत इजीली अचीव होने चाहिए, उनको कंप्लीट करते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, स्ट्रेस ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्लियर किया था चिल्ड्रन फीचर्स के अंदर कि ये एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों का माइंड सेट कर देता है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, न कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं बल्कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। ओके, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं बजाय कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के। ओके, सो थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके चिल्ड्रन, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेलकम करता है ये वर्कर की एडवाइस को, सजेशंस को, ये वर्कर्स की एडवाइस को और वर्कर के सजेशंस को वेलकम करता है ताकि कोई भी प्लान बनाते समय, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, वर्कर्स की प्लान, वर्कर्स के सजेशन, वर्कर की एडवाइस को वेलकम करता है। अगर एक मैनेजर कोई भी प्लान बना रहा है चिल्ड्रन, तो उसको अपने वर्कर्स के सजेशन, वर्कर की एडवाइस को वेलकम करना चाहिए, जिसके कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स की इंक्रीज हो सके। ओके, जिसके कारण वर्कर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज हो सके। ओके, द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो वर्क है, जो भी वर्क हमने वर्कर्स को देना है या हमने उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है, हमने जो वर्कर्स को वर्क असाइन करना है चिल्ड्रन, वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। और अगर उनको काम नहीं आ रहा है तो हम उनको क्या देंगे, उस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज किसकी होगी, वर्कर्स की। एफिशिएंसी मींस वो कॉस्ट रिडक्शन मेथड से काम करना स्टार्ट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, बेनिफिट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसका फायदा होगा। क्योंकि अगर वर्कर अपने काम के अंदर एफिशिएंट हो जाते हैं चिल्ड्रन, तो पूरी के पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी होल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को फायदा होगा। ठीक है, चाहे वो ऑनर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इसका फायदा होने वाला है। राइट, तो चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो पहली टेक्निक जो कि फ्रेडरिक विंस्लो जी ने हमारे को वेरी फर्स्ट टेक्निक दी है, दैट इज फंक्शनल फॉर्मैनशिप। ओके, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फॉर्मैनशिप, ओके,
इट मेक्स पॉसिबल, ये पॉसिबल करती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल को, ठीक है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन हमारे को देती है, फुलर यूटिलाइजेशन। ओके चिल्ड्रन, नाउ ये कैसे करती है फुलर यूटिलाइजेशन? सो वेरी फर्स्ट इज, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पूरे काम को, बहुत बड़े काम को हमारे दो तरह के डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। सो पहला इज, वेरी फर्स्ट इज, फैक्ट्री मैनेजर को दो पार्ट्स में, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफिसर, सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफिसर। ओके, प्लानिंग ऑफिसर के पहला आ रहा है रूट क्लर्क। रूट नाम से पता चल रहा है, रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क क्या करेगा? सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस कि पहले कौन सा काम होगा, सेकेंडली कौन सा, एंड थर्डली कौन सा काम होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कार्ड के ऊपर ये लिखकर कि किस तरह का काम है, नेचर, वर्क की नेचर ऑफ वर्क, प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड मटेरियल, ठीक है, विच काइंड ऑफ मटेरियल इज टू बी यूज्ड व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। ये एक कार्ड के ऊपर लिख के गैंग बॉस को दे देगा, गैंग बॉस। अभी हम पढ़ेंगे गैंग बॉस क्या होता है, ठीक है। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये देखता है चिल्ड्रन कि टाइम, कब किस टाइम पर कौन सा काम हमारा स्टार्ट किया जाएगा और किस टाइम पर हमारा एक काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, कि एक काम कब स्टार्ट किया जाएगा और कब उसको एंड किया जाएगा, प्लस पर यूनिट कॉस्ट कितनी आने वाली है, एक प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर आर्टिकल को तैयार करते टाइम कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो ये देखता है इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। फोर्थ वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एवरी वर्क इज टू बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो डिसिप्लिन ऑफिसर यही देखता है कि सारा के सारा वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर वेरी फर्स्ट इज गैंग बॉस। ये मशीन्स और मटेरियल को फिट रखता है प्रोडक्शन के लिए। सेकेंडली स्पीड बॉस क्या करेगा? चेक, वर्क की स्पीड चेक करेगा, एक्सपेक्टेड स्पीड। इसके अंदर एक वर्कर को काम करने के लिए एक्सपेक्टेड टाइम दे दिया जाता है और जो वर्कर फिर उसकी एफिशिएंसी को, उसकी स्पीड को चेक करते हैं कि क्या एक वर्कर उसी एक्सपेक्टेड टाइम से उस काम को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर उस काम को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। थर्ड वन इज रिपेयर बॉस। नाम से पता चल रहा है रिपेयर, अगर मशीन्स कई बार ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अगर एक मशीन को रिपेयर की जरूरत है तो ये रिपेयर बॉस उसकी रिपेयरेंस करवा देगा, मशीन की रिपेयरेंस करवा देगा। एंड द फोर्थ वन इज इंस्पेक्टर। चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स, चेक द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ये गुड्स की क्वालिटी को चेक करता है, कहीं ऐसा ना हो कि स्पीडली काम करते करते हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो एकदम से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो इंस्पेक्टर है वो ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमारी गुड्स हैं वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, ओके। और ये जो 8 तरह के मैंने अभी आपको ये हमारे ऑफिसर्स पढ़ाए हैं, लाइक गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर, ओके। ये सभी के सभी अपना वर्कर से काम करवाते हैं। ये 8 तरह के जो हमारे ये हैं ऑफिसर्स हैं, ये सभी के सभी, ये देखिए रेड एरो से मैंने इसको इंडिकेट किया है, तो ये सभी के सभी वर्कर से काम को कंप्लीट करवाते हैं। इसके अंदर जो वर्कर है वो ओवर बर्डन हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 8 तरह के ऑफिसर्स एक वर्कर को इंस्ट्रक्शंस दे देके उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। सो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की शेप के, साइज के, वेट्स के, क्वालिटी के, ओके। हमने स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं इस पॉइंट के अंदर हमने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना है चिल्ड्रन। किस चीज के? प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, प्रोडक्ट की शेप क्या होगी, वेट क्या होंगे, क्वालिटी कैसी होगी। और सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने अननेसेसरी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, साइज बन रहे हैं, टाइप्स बन रहे हैं, उनको खत्म कर देना है ताकि हमारी कंपनी के अंदर लॉस ना हो। लॉस किस चीज का सर? लॉस ना हो जो हमारा अननेसेसरीली स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, ऐसी पोजीशन हमारी कंपनी में नहीं होनी चाहिए, ओके, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक इकट्ठा होता रहे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एलिमिनेशन करना है अननेसेसरीली डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप्स, ओके। नाउ द सेकंड वन इज फटीग स्टडी। व्हाट इज फटीग स्टडी? फटीग को बोलते हैं थकान अध्ययन, थकान अध्ययन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये फटीग स्टडी हमारे को इस बात के ऊपर स्ट्रेस करती है
कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है, कि हमारे रेस्ट इंटरवल वर्कर को एक कंटिन्यूसली काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के बाद थक जाते हैं, ठीक है, उनको रेस्ट चाहिए। अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करेंगे रेस्ट इंटरवल्स की, ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो दोबारा से वो रीगेन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम वर्कर्स को उनको इंटरवल देंगे, रेस्ट इंटरवल्स देंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लेवल को दोबारा से रीगेन कर लेंगे और प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। थर्ड वन इज मेथड स्टडी। हमने एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिसमें कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। टाइम स्टडी, हमने एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना है, स्टैंडर्ड टाइम को, ओके। स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स करेंगे, ये एक्सपीरियंस के बलबूते पर हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ने पहले से फिक्स किया होता है और हर वर्कर को इसको अडॉप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। हमने अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल एक्टिविटीज को प्रोडक्शन प्रोसेस में से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे एक मैसन है चिल्ड्रन, मैसन मींस एक राजमिस्त्री, अगर वो एक ब्रिक को लगाते समय उसके ऊपर 18 टाइम्स हरकत कर रहा था, ठीक है, तो FW टेलर जी ने उसको 18 टाइम से रिड्यूस करके उसको 5 टाइम के लिए कर दिया, तो देखा कि एक और वॉल की एक और लेयर लग गई है। तो इसी तरह से हमने वेस्टफुल एक्टिविटीज को प्रोडक्शन प्रोसेस में से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पेमेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीसेस, कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको हायर सैलरीज देनी है और जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है, इनएफिशिएंट वर्कर है, उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, उनको सैलरीज कम देनी है ताकि आगे से वो भी मोटिवेट होकर, जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनसे मोटिवेट होकर इनएफिशिएंट जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे मोटिवेट हों, ठीक है, और आगे बढ़ने की उनको मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा सैलरी देनी है, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम सैलरी देनी है कंपैरेटिवली, ताकि वो भी फर्दर फ्यूचर के लिए मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट वन इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज द सम टोटल ऑफ द पॉइंट 3, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये हमारे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों का माइंड सेट कर देता है, जिसके लिए वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं एंड रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को छोड़कर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, गोल ओरिएंटेड, गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस लेक्चर को बहुत सिंपलेस्ट वे से आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।